बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर फ्रेंड्स, आज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से का तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कौन कौन से एग्रीमेंट हैं, कौन कौन से एग्रीमेंट हैं जो स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट जो स्पेसिफिकली परफॉर्मेबल है। पिछले दो लेक्चर्स में हमने सेक्शन 12 से लेकर सेक्शन 20 तक पढ़ा था, जिसमें हमने तफसीलन और लेंथी तौर पर आपको ये समझाने की कोशिश की थी और उन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में आपको बताया था जो स्पेसिफिकली परफॉर्मेबल होते हैं। आज हमारा इस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का तीसरा लेक्चर है। आज इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि कौन से एग्रीमेंट्स हैं जिन पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो स्पेसिफिकली अनपरफॉर्मेबल होते हैं। सेक्शन 21 आज हमारे लेक्चर का मौजू है। सेक्शन 21 कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल। कौन से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्स नहीं हो सकते, कौन से एग्रीमेंट हैं जो इन्फोर्स नहीं हो सकते। आज सेक्शन 21 हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 21 कहता है कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल। द कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल व्हिच आर दे। ऐसे ए से लेकर सी तक, ए से लेकर एच तक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो स्पेसिफिकली नॉट इन्फोर्सेबल है, जो कानूनी तौर पर इन्फोर्स नहीं हो सकते। ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं? सबसे पहले ए है कॉन्ट्रैक्ट्स, ए है कॉन्ट्रैक्ट्स कॉम्पेंसेशन इन मनी इज एन एडुकेट रिलीफ। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें मनी जो है वो एडिक्वेट रिलीफ होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो है स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं है। मनी इज एडिक्वेट रिलीफ। मनी इज एडिक्वेट रिलीफ। हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनमें मनी, पैसा जो है वो इज नॉट एडिक्वेट रिलीफ, जिसमें मनी जो है वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स फोर्सेबल होते हैं। हमने पिछले दो लेक्चर्स में यही पढ़ा है। पिछले खास तौर पर पहला लेक्चर जो है, फर्स्ट लेक्चर, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो स्पेसिफिकली जिनमें मनी जो है वो एडिक्वेट रिलीफ ना हो, वो स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल है। और सेक्शन 21 कहता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें मनी जो है वो इज नॉट एडिक्वेट, इज एडिक्वेट रिलीफ, जिसमें मनी एडिक्वेट रिलीफ हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नॉट इन्फोर्सेबल, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नॉट इन्फोर्सेबल होते हैं, वो इन्फोर्सेबल नहीं होते। बी है मटीरियल, बी है मटीरियल बेसिस। मटीरियल बेसिस का क्या मतलब होता है? मटीरियल बेसिस का मतलब होता है कि ऐसा एग्रीमेंट जिस चीज के मुतालिक वो हुआ है, जिस मटीरियल के मुतालिक वो हुआ है, वो मटीरियल जो है वो ना रहे, तबाह हो जाए। मिसाल, मैंने एक घर बेचा और मैंने एग्रीमेंट कर लिया 10 लाख में और 5 लाख रुपए मैंने उससे ले लिए।
अब हम जब गए घर का कब्जा देने के लिए तो जाकर देखा कि तूफान आया था, उस तूफान की वजह से वो घर जो है वो तबाह हो गया। तो जो मटेरियल था वो मौजूद ही नहीं, वो ख़त्म हो गया। तो जैसे मैंने एक बकरियों का सौदा किया, गोट्स का, मैंने 10 गोट्स बेची और उसके पैसे मैंने ले लिए, और जब मैं गोट्स डिलीवर करने के लिए गया तो जाकर देखा कि वो 10 की 10 गोट्स जो है वो मर चुकी हैं। तो ऐसा मटेरियल जो ख़त्म हो गया हो, मौजूद ना हो, उस पर जो एग्रीमेंट होगा वो भी नॉट इन्फोर्सेबल होगा। सी है अनसर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो अनसर्टेन होंगे वो भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो अनसर्टेन होंगे वो भी स्पेसिफिकली इन नॉट इन्फोर्सेबल नहीं होंगे। अनसर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं? जैसे मैंने एक एग्रीमेंट किया कि मैं अपनी कार बेच रहा हूं 25 लाख में, और ना उसमें कार का नंबर है, ना उसमें कार का मॉडल है, ना उसमें कार किस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है, ये है, यानी अनसर्टेनिटी है। और ऐसे अनसर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे अनसर्टेन एग्रीमेंट्स जो है वो भी नॉट इन्फोर्सेबल होते हैं। और डी है रिवोकेबल। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो रिवोकेबल हों वो भी नॉट इन्फोर्सेबल होते हैं। रिवोकेबल का मतलब है रिवोकेबल यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर यह शर्त लिख दी जाए कि एक पार्टी या दोनों पार्टियां जब चाहें यह कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकती हैं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो रिवोकेबल होते हैं वो भी नॉट इन्फोर्सेबल होते हैं। यानी अगर वो शर्त लिखी हुई है कॉन्ट्रैक्ट में कि एक पार्टी या दोनों पार्टियां जब चाहें यह कॉन्ट्रैक्ट रिवोक कर सकती हैं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी नॉट इन्फोर्सेबल होते हैं। और ई है ऊपर से लिखते हैं, ऊपर लिख लिया होगा, अगर किसी ने नहीं लिखा तो वो दोबारा लिख ले, ABCD। और ई है जो कंपनी के बिहाफ पर, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं या कंपनी के प्रोमोटर्स होते हैं, वो अगर कोई एग्रीमेंट करते हैं, ऐसा एग्रीमेंट जो, क्योंकि कंपनी के जो डायरेक्टर्स या प्रोमोटर्स होते हैं, कंपनी का एक खुद अपना रूल होता है, और उस रूल में उन प्रोमोटर्स या उन डायरेक्टर्स की पावर्स जो है वो कॉन्फेड की होती हैं, लिखी होती हैं। और ऐसे डायरेक्टर या प्रोमोटर्स अपनी पावर से बियॉन्ड जाकर एक्सेस कर कर कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो वो एग्रीमेंट भी नॉट इन्फोर्सेबल होगा। एक्सेस बाय डायरेक्टर्स इन देयर पावर्स। डायरेक्टर्स जो है वो एक्सेस करते हैं, तो वो भी ना अपनी पावर्स को एक्सेस करके कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो भी नॉट इन्फोर्सेबल होगा। और ये है एफ है, ये इससे पहले ई है। ई जो है वो है एक्सेस बाय ट्रस्टी। आपको पता है ट्रस्टी क्या है, मैंने अपने लेक्चर में बड़ा डिटेल लेक्चर इस पर दिया था, जिस लेक्चर में सेक्शन 42 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डिक्लेरेशन के मुतालिक है, उसमें मैंने आपको ट्रस्टी का बताया था कि ट्रस्टी क्या है। और ट्रस्टी का हमेशा पावर्स जो है वो, जब उसको ट्रस्ट डीड बनाई जाती है, तो उस ट्रस्ट डीड में ट्रस्टी की पावर्स जो है वो कॉन्फेड की होती है, लिखी होती है। और अगर कोई ट्रस्टी अपनी उन पावर्स के बियॉन्ड जाता है, एक्सेस करता है और कोई एग्रीमेंट करता है,
तो वो एग्रीमेंट भी नॉट इन्फोर्सेबल होगा। ये है ई, ये डायरेक्टर्स के लिए था एफ, और ये है ई, एक्सिस बाय ट्रस्टी, एक्सिस बाय ट्रस्टी, ट्रस्टी अगर एक्सिस करता है। और जी है बियॉन्ड 3 इयर्स, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो 3 साल से ज्यादा होगा वो एग्रीमेंट्स भी नॉट इन्फोर्सेबल होगा। 3 साल से ज्यादा का मतलब क्या होता है? कानून कहता है कि जब किसी को मुलाजमत दी जाती है तो उसके साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता है कि आप 3 साल तक इस कंपनी में मुलाजमत करेंगे। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट 3 साल से ज्यादा का हो, यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट हो कि मैं 10 साल इस कंपनी में मुलाजमत करूंगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी नॉट इन्फोर्सेबल होगा, क्योंकि कानून कहता है कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है ज्यादा से ज्यादा मुलाजमत के लिए हो सकता है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बियॉन्ड 3 इयर्स होगा वो भी नॉट इन्फोर्सेबल होगा। और एच है, लास्ट है, सब्जेक्ट मैटर सीज टू एग्जिस्ट। एच है सब्जेक्ट मैटर सीज टू एग्जिस्ट, यानी सब्जेक्ट मैटर जो है वो रही ही ना और खत्म हो जाए। यानी मैंने एग्रीमेंट किया कि मैं ये कार आपको दूंगा, और वो कार जो है वो डिलीवर होने से पहले ही एक्सीडेंट हो जाती है और तबाह हो जाती है, तो उस कार के मुतालिक जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो भी सब्जेक्ट इज नॉट नो मोर एग्जिस्ट, सब्जेक्ट जो है वो मौजूद ही नहीं है, ख़त्म हो चुका है। जैसे मैंने एक एग्रीमेंट किया कि जब मैं ये घर बनाऊंगा तो मैं आपको फरोख्त करूंगा, लेकिन मैंने वो घर बनाया ही नहीं। तो जब घर मैंने बनाया ही नहीं तो मैं फरोख्त क्या करूंगा? तो वो सब्जेक्ट मैटर है वो एग्जिस्ट ही नहीं हुआ। मैंने एग्रीमेंट किया कि मैं ये ज़मीन खरीदूंगा तो आपको दूंगा, लेकिन मैंने वो ज़मीन खरीदी ही नहीं, तो वो सब्जेक्ट मैटर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं हुआ। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो भी नॉट इन्फोर्सेबल होंगे, वो भी इन्फोर्सेबल नहीं होंगे। अभी हम सेक्शन 22 भी देख लेते हैं। जब मैंने ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लेक्चर, जो भी लेक्चर मैंने डिलीवर किए, उन सब में मैंने एक ही बात की कि स्पेसिफिक रिलीफ के जो भी लेक्चर मैंने डिलीवर किए, चाहे वो डिक्लेरेशन का हो, चाहे वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का हो, चाहे वो पोजीशन का हो सेक्शन 8 या सेक्शन 42 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तो मैंने आपको एक बात यही बताई कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है ये मुकम्मल का मुकम्मल जो है वो डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है, और सेक्शन 22 यही कहता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट चाहे तो ये ऑर्डर इस केस को चलाकर आपके हक में कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट। अगर कोर्ट ना चाहे तो नहीं दे सकती। क्यों? कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 1 से लेकर लास्ट सेक्शन तक डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है। डियर फ्रेंड्स, अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले लेक्चर से भी आप मुस्तफ़ीद हो सके। थैंक यू सो मच।